अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, criticized it, and also studied the new human development index that was presented in 2010. And today we are going to start the very next topic, that is characteristics of developing countries. These are the same characteristics as we have studied at the very start of this chapter. हमने स्टार्ट में फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ा था. दीज आर द सेम फीचर्स नेम्ड एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. वहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेन किया था और कुछ आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मौजूद है. तो ये सेम वही हैं, तो इसलिए मैं जो है ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके अलावा मैं इसको डेवलप्ड कंट्रीज की कंडीशन के साथ भी कंपेयर करूँगा. फर्स्ट वन इज लोअर लेवल्स ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी. लेवल ऑफ लिविंग बेसिकली measured by the per capita income, and the most of the developing countries have lower per capita income. बेसिकली हम डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो होती है. जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन $1600 है पर ईयर. अगर आप इससे यूएसए की पर कैपिटा इनकम के साथ करें तो वो मोर देन $60,000, 60,000 से $70,000 के दरमियान है. इसी तरह अगर आप नॉर्वे डेनमार्क के साथ कंपेयर करें तो $99,000 नॉर्वे एंड नॉर्वे की भी और डेनमार्क की भी जो है $99,000 पर कैपिटा इनकम है. सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंसेस. सो the first characteristics of developing countries is that they have lower levels of living, which is measured by per capita income, and lower level of productivity as well. अब प्रोडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इसलिए लो है क्योंकि दीज डेवलपिंग कंट्रीज आर यूजिंग आउटडेटेड एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी लो है. आप इसके मुकाबला में डेवलप कंट्रीज़ का अगर के साथ कंपेयर करें तो जापान की एग्जांपल ले लें. जापान अगर एरिया वाइज भी पाकिस्तान से छोटा है, लेबर फोर्स भी कम है, बट स्टिल देयर प्रोडक्टिविटी इज़ टू हाई. इतनी ज़्यादा हाई है कि उनकी जीडीपी दुनिया में 30 नंबर पर है. दे रैंक्ड एज द थर्ड नंबर in real GDP. So developing countries has low productivity as well, lower levels of human capital. Another important characteristics is that these countries have lower levels of human capital. Human capital basically measured as a education, or you can say that number of universities, number of research center, or investment on research and development, government spending on research and development, spending on education. ये वेरिएबल्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल को मेजर करते हैं. So these variables are in a lowest condition in developing countries as compared to developed countries. अब देखें ना कि पाकिस्तान है तो आप नंबर ऑफ इनोवेशन बताएं कि कितनी इन्वेंशन हुई है पिछले 10 सालों में. कोई भी आपको ऐसी प्रोमिनेंट इन्वेंशन नज़र नहीं आएगी जो कंट्री की इनकम में इजाफे का सबब बन रही हो. जबकि इसके मुकाबला में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप फिनलैंड की देख लें, नोकिया की एग्जांपल देख लें कि उस एक प्रोडक्ट की वजह से, एक इन्वेंशन की वजह से कंट्री की जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट हुआ. सो इन्वेंशन प्ले ऑब्वियसली जितना ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा उतनी ही इन्वेंशन ज़्यादा होगी ना. जितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जितने आप रिसर्च सेंटर ज़्यादा बनाएंगे उतनी ही इन्वेंशन होंगी. तो डेवलपिंग कंट्रीज में इसका कंसेप्ट बहुत कम है. Another important characteristic of developing countries is that they have higher levels of income inequality and absolute poverty. Income inequality is measured by Gini coefficient. आप देख सकते हैं कि इनकम इनक्वालिटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितने, ये वैसे जो इनकम इनक्वालिटी की प्रॉब्लम है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी फेस करना पड़ रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी.
ताहम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में इसके ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। इनकम इनक्वालिटी का मतलब है कि रिच ज़्यादा रिच हो जाए, पुअर ज़्यादा पुअर हो जाए। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में 70s 80s में जो है वो इनकम इनक्वालिटी पे बड़ा काम किया गया, उसको रिड्यूस करने की एफर्ट्स की गई। और उस वक्त प्रोफेसर महबूब का एक स्लोगन पॉपुलर हुआ था कि 22 फैमिलीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइज 77% ऑफ टोटल जीडीपी इन पाकिस्तान and remaining population is contributing only 23% to the total GDP of Pakistan. So this is a good great picture of income inequality in Pakistan. So in the same way जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इनकम इनक्वालिटी को बहुत फेस करना पड़ रहा है। तो इनकम इनक्वालिटी है तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। आप डेवलपिंग कंट्रीज को देखें, सब सहारन अफ्रीका जो है, इसमें जितने भी कंट्रीज हैं वो ये दैट आर द most poorest region in the world. Around 46% of the population in sub-Saharan Africa is living below the poverty line. And on the second number, South Asian region is considered as the second poorest region in the world. And here about 30% of the population are living below the poverty line, approximately 30%. So this is the condition of income inequality and absolute poverty in developing countries. कुछ पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ उससे हटकर कुछ आपके स्लाइड्स में मेंशन है, आप उनको भी रीड आउट कर सकते हैं। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंपेयर कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक तो रिसोर्स अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऊपर से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट रिक्वायर होगा टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम, बिकॉज द फार्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल जीडीपी और टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो it can also be measured by another variable like family size, dependency ratio, crude birth rate. आप फैमिली साइज देख सकते हैं, पाकिस्तान का फैमिली साइज 6.5 है, और भी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे इससे भी ज़्यादा फैमिली साइज हो। और इसी तरह अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे एवरेज फैमिली साइज 3 है या इससे भी कहीं जगह कम हो। और फिर डिपेंडेंसी की बात करें तो वहाँ पे तीनों लोग जो हैं वो तीनों काम कर रहे होंगे, और यहाँ पे 6-7 फैमिली साइज है लेकिन वो किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट है, एक बंदा काम कर रहा है, बाकी सारे उस पर डिपेंडेंट है। So this is the characteristic of developing countries. Another one is greater social fractionalization. ये फ्रैक्शनलाइजेशन होती है जैसे क्लासेस बनी होती हैं, जैसे ग्रुपिंग बनी होती है, ये एलीट क्लास है और ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास लोग हैं। इनकम की बेस पे भी हो सकती है, लैंग्वेज की बेस पे भी हो सकती है, और सोशल स्ट्रक्चर की बेस पे भी हो सकती है। जैसे एचिसन है, मैं मतलब कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है, ऐसे जनरल एचिसन कॉलेज है तो वहाँ पे मतलब कोई पुअर या मिडिल क्लास का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन, कि किस तरीके से जो है वो मतलब क्लासेस बनी हुई हैं, डिवीजन हुई हुई हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक डिवीजन है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि डेवलप कंट्रीज में नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। आप देख सकते हैं कि जो है वो रूरल पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। बेसिकली ये एग्रो बेस्ड इकानमीज हैं। ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इनको एग्रो बेस्ड इकानमीज भी बोलते हैं। तो इकानमीज एग्रो बेस्ड है, मतलब लेबर फोर्स का मेजर प्रोपोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो ऑब्वियसली कि उनकी जो लार्जर पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। यहाँ पे आप करंट फिगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2015 के फिगर यूज़ किए हैं, तो आपने अपडेटेड फिगर यूज़ करना है 2020 का। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से सर्च कर लीजिएगा या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से सर्च कर लीजिएगा। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मोर देन 50% पॉपुलेशन, अराउंड 50% पॉपुलेशन आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज में बात करें अकेला, तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है।
पाकिस्तान में जिस तरह तकरीबन 62-64% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रह रही है, और उसके अलावा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के लिए और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई प्रोग्रेस हो, वो सारी चीज़ें जो है डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। लोअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एग्रो बेस्ड इकानमीज हैं, तो हमारे पास बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कि जो एग्रो बेस्ड इकानमीज हो और एग्रीकल्चर की बेस पे डेवलप्ड हो गए हों, एग्रीकल्चर की बेस पे उन्होंने वेलफेयर इंक्रीज की हो। हमारे पास बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, बट वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स उन कंट्रीज की जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करके जो है वो डेवलपमेंट हासिल की है। नंबर ऑफ एग्जांपल है, उन्होंने अपनी वेलफेयर इंक्रीज की है। आप G7 कंट्रीज को देख लें, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आप इनको देख लें, इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे स्पेंडिंग की है और एक्सपोर्ट्स किया है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को। जो एग्रो बेस्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी वर्ल्ड मार्केट में वर्थ नहीं होती, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी वर्ल्ड मार्केट में वर्थ होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आप न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को भी देख सकते हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, टर्की, ये मौजूद हैं। ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है जो इमर्जिंग इकानमीज में शामिल होते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है और अपने जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी साथ में उससे फ़ायदा उठा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी होगी। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तब भी होती है ना जब हमारी उधर से लेबर अगर अर्बन एरियाज में मूव करती है तो वहाँ पे एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी भी मौजूद हो। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट पॉइंट एडवर्स जोग्राफी। जोग्राफी सिर्फ इस लिहाज से नहीं होता कि हमारे जो है वो सीज़न जो है हमारे पास 4 आ रहे हैं या और भी कुछ समुंदर लग रहा है हमारे साथ, इस तरह ये सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अगर हमारे नेबर कंट्री से रिलेशन ही अच्छे नहीं हैं, हम उनके साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो ये भी एडवर्स जोग्राफी को ही शो करता है। देखिए ना कि आप नेबर कंट्री के साथ जो ट्रेड करते हैं डेट इज़ लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें आपको लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फेस करना पड़ती है। जितनी भी आप ट्रेड करते हैं नेबर कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे कम आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपके साथ उनके साथ आपके ट्रेड बैन है या ताल्लुकात अच्छे नहीं है या जो भी व्हाट्सएवर रीज़न, तो वो भी आपको आपकी एडवर्स जोग्राफी को जाहिर करेगा। हाउएवर दिस वेरिएबल इज एज सच मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए आपसे कि जो कंट्रीज जिन्होंने मतलब ग्रो करना होता है वो एडवर्स जोग्राफी होने के बावजूद भी ग्रो कर जाते हैं। आप चाइना का देखें, चाइना ने सी पैक के जरिए कितना सूटेबल वे जो है वो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। सो अंडर डेवलप्ड मार्केट्स, अंडर डेवलप्ड मार्केट जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड मार्केट को बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पर या इम्परफेक्ट मार्केट की बेस पर या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बेस पर जो हम कहते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड मार्केट है। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे मार्केट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। आप एग्जांपल ले सकते हैं ना कि ये देखें रमज़ान आया है और प्राइसेस जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की चाहे देख लें चाहे आप अदर कमोडिटीज़ की देख लें, प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो ये अंडर डेवलप्ड मार्केट को जाहिर करता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज में है कि वहाँ की मार्केट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। फार्मर्स को मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ये भी एक ट्रबल क्रिएट करती है प्राइसेस की फ्लक्चुएशन में। दिस इज अनदर important characteristics of developing countries is that lingering colonial impacts and unequal international relations। बेसिकली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्रीवियसली किसी ना किसी डेवलप्ड कंट्रीज का कॉलोनियल पास्ट रहे हैं। जैसे बरसगीर था पाको हिंद, ये बरतानिया इधर मतलब हुकूमत करता था, इधर से निकल गया, अपने जो है वो टॉप क्लास एलीट क्लास सीट्स पर जो है वो गोरे बैठा दिया, आहिस्ता आहिस्ता गोरों को रिप्लेस किया। लेकिन उन लोगों के साथ रिप्लेस किया जो उनके अपने थे, मतलब उन लोगों को फिर वो अपने डेवलप कंट्रीज में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनको इंसेंटिव फराहम करते हैं,
उनको अपने कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं, ताकि इस वे से उन कंट्रीज के जरिए डेवलपिंग कंट्रीज पे वो हुकूमत कर सके। और ये एक कॉलोनियल इम्पैक्ट है। बेसिकली ये इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए है। ये एक ऐसा इम्पैक्ट है कि वो उनको डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप बनने ही नहीं देता। ठीक है, ये बेसिकली डोमिनेटेड कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए हैं। और फिर अनइक्वल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक है या IMF है, या ये जो है वो अनइक्वली ट्रीट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप कंट्रीज को। इसी तरह फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। फॉरेन डिपेंडेंस, एक्सटर्नल डिपेंडेंस, वो इस सेंस में कि देखिए मतलब लोन लेते हैं हम। आप इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल ले लेना, मतलब आपको कोई लोन देता हो, वो साथ में कहे कि आपने शॉपिंग करनी है तो मेरे मॉल पे आना है, वहाँ पे आके शॉपिंग करनी है। ठीक है, इस तरह ही सेम वे में वो करते हैं, लोन देते हैं, साथ में वो अपनी शराइ रखते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, इवन आपने ट्रेड करनी है हमारे साथ करनी है। जैसे पाकिस्तान जो है वो 60-70 में आप नया नया बना था, पैसे की ज़रूरत थी, जापान ने एड दी और साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए भी, गाड़ियाँ भी हमारी परचेज़ करनी है, किसी और की परचेज़ नहीं करनी। मैं देयर इज़ नो पॉलिटिकल पर्पस, मैं सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस तरह मतलब होता है। तो इसको टाइड एड का नाम दिया गया, टाइड एड के एड दी है, साथ रेस्ट्रिक्टेड एड दी है, साथ रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो ट्रेड है वो हमारे साथ करनी है, तो इसको टाइड एड का नाम दिया गया। फिर बाद में इससे छुटकारा के लिए जो है वो एक स्लोगन जो है वो हुआ, पॉपुलर हुआ कि वी वांट ट्रेड नॉट एड। ठीक है, हमें फ्री ट्रेड चाहिए जिसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड ना हो, हमें एड नहीं चाहिए। खैर, एक्सटर्नल डिपेंडेंस की वजह से ये कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग स्टेट में ही है। और वो डेवलप कंट्रीज जो या डेवलप कंट्रीज खुद, या वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनमें भी उनका ही ज़्यादा शेयर है ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देते हैं, बखुशी देते हैं। ठीक है, स्टार्ट में। और फिर जब वो और इस एक्सटर्नल डिपेंडेंस में फंसे हुए हैं फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, टेक्नोलॉजी की, हम टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड नेशन से इंपोर्ट करते हैं। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होकर रह जाना और खुद प्रोड्यूस ना करना उसका सब्सिट्यूट, तो ये जो है बेवकूफ़ी है। और यही चीज़ जो है वो डेवलपिंग स्टेट को डेवलपिंग स्टेट में रखे हुए है। और जिन कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया वो आज इमर्जिंग इकोनॉमीज में हैं। जैसे आप इंडिया को देखें, ठीक है, जैसे आप चाइना, कोरिया, ताइवान को देखें, ये इमर्जिंग स्टेट में। जैसे आप आसियान मिरिकल, आसियान कंट्रीज को देख लें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आप आसियान कंट्रीज को देख लें, तो ये कंट्रीज है जिन्होंने मतलब इस डिपेंडेंसी बर्डन को ख़त्म किया। मतलब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की डेवलप कंट्री से, एडवांस नेशन से, अमेरिका से या बरतानिया से, और फिर उसके सब्सिट्यूट आहिस्ता आहिस्ता खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए जैसे वो प्रोडक्ट मेच्योर होती गई। अब इवन ऐसा सिचुएशन वक्त आ जाता है कि फिर वो जो डेवलप कंट्रीज है, इवन वो प्रोडक्ट्स वो इन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है जो उसको बनाने वाले हैं। कंप्यूटर की एग्जांपल ले ले, कंप्यूटर बनाने वाला USA है, आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता गया। इन कंट्रीज ने, चाइना वगैरह ने, कोरिया, ताइवान वगैरह ने, इन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान में पहुंचे ना कंप्यूटर, वो मेड इन USA वाले नहीं है, वो मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और इवन इस लेवल तक अब है कि अमेरिका जो है वो इन कंट्री से जो है वो इंपोर्ट करता है। ऑब्वियसली इसमें कोई अमेरिका की डेफिशिएंसी जाहिर नहीं होती, क्योंकि वो अपनी स्किल्ड लेबर को फिर वो मजीद कुछ और नई इन्वेंशन पे लगा देता है। अब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता जो लो स्किल्ड लेबर बाद में प्रोड्यूस करने लग जाए, वो अपनी हाईली स्किल्ड लेबर को हाईली स्किल्ड काम करने पे ही लगाता है। सो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डिपेंडेंट, उनकी एक्सटर्नल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन जो नहीं उठाते तो वो डेवलपिंग स्टेट में ही रहते हैं। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये आगे भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली साथ डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर किया हुआ है। थोरेटिकल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इतना जोर नहीं दिया इस पर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। ये
ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से पहले पहले, ठीक है, ये इस स्लाइड तक कर लीजिएगा, 42 स्लाइड तक, यहाँ तक कर लीजिएगा बस। इसके जो आगे है वो छोड़ दीजिएगा, 42 स्लाइड्स तक कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।